अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना क्यों ढूंढते हो यारों। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सर एंड वेलकम टू मार्वेलस इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का फुल कॉन्सेप्ट, हिंदी का पूरा सिलेबस। ठीक है, यानी कि जो इस साल से जो सिलेबस में जो तब्दीलियां आई है, जो बदलाव आए हैं कि इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और आज मैं हिंदी का पूरा सिलेबस आपको समझा दूंगा ताकि आपको घर पर बैठे बैठे या अपने टीचर्स के पास जहां भी कहीं आप पढ़ते हो तो पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी आप ले सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सब देखते हैं हिंदी का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात कि हिंदी 100 मार्क्स, ध्यान देना होगा कि हिंदी 100 मार्क्स में जो कंप्लीट सिलेबस होगा उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि 100 मार्क्स जो हिंदी का एग्जाम होगा वो एक दिन होगा। ठीक है, इंग्लिश 100 मार्क्स का एग्जाम एक दिन होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो टाइमिंग रहेंगे वो रहेंगे आपको 3 hours 15 minutes का। ठीक ना, 3 hours 15 minutes का टाइम रहेगा आपके पास और ये पूरा 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। तो जैसे आपको इंग्लिश में मैंने सिलेबस समझाया था, ठीक उसी तरह का सिलेबस हिंदी में भी है। कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना है। और बिहार बोर्ड में हिंदी में कम से कम 85 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना है। ठीक है, अरे 85 तो बिल्कुल, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो 85 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 90 अबव भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जाने होगा जो हिंदी 50 मार्क्स, ध्यान देना यहाँ पर हिंदी जो 50 मार्क्स होगा और एक 50 मार्क्स अलग होगा, यानी कि प्रश्न को 2 भागों में बांटा जाता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और करके क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला जो सेक्शन होगा आपका वो 50 अंक का रहेगा, यानी कि 50 अंक का रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान देना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और फिर जो 50 मार्क्स रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे व्याकरण खंड और पाठ्य पुस्तक, 2 भागों से क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे कुछ में था ग्रामर सेक्शन और जो लिटरेचर सेक्शन था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी है व्याकरण खंड है और एक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि व्याकरण खंड में कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 30 मार्क्स अर्थात 30 अंक का क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न 30 अंक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में 20 अंक रहेगा लेकिन 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी 20 मार्क्स 25 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं कि जो व्याकरण खंड 30 नंबर का पूछा जाएगा और 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। जैसे पहला टॉपिक आपका होगा वर्णमाला, ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ पे समझते चलना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है बच्चों वर्ण का भेद, वर्ण क्या है, वर्ण का उच्चारण स्थान, ये कौन सा वर्ण है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि च का उच्चारण स्थान,
उच्चारण स्थान कहां से होता है? अब आपसे क्वेश्चन में रहेगा, ऑप्शन रहेगा एक, या आपसे इस तरह से क ख ग घ इस तरह से ऑप्शन रहेगा, ठीक है, या 1 2 3 4 करके ऑप्शन हो, A B C D करके ऑप्शन हो, कुछ भी हो, ऐसे करके आपसे ऑप्शन दिया रहेगा। अब समझते हैं कि क ख ग ख है, इसमें है, पहला में है आपका कंठ, दूसरा में दिया हुआ आपका है तालु, चौथा में आपका दिया गया है मूर्धा, पांचवा में दिया गया है आप, चौथा में आपका दिया गया है होस्ट। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंठ से कखा गगा का उच्चारण होता है, तालु से चचा का उच्चारण होता है। चलिए इसका आंसर होगा क्या? तालु, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये सारी चीज आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। अगला है टॉपिक आपका शब्द विचार। तो ध्यान देना होगा कि वर्णमाला से आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है शब्द विचार में। शब्द विचार में आपको पढ़ना होगा शब्द का भेद, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए सूर्य जो है, सूर्य ये क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है? डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर वर्ड जो है क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है? तो आपको शब्द का भेद जरूर पढ़ना होगा, ठीक है। मैं बताता हूं, सूर्य जो है एक तत्सम शब्द है, और जो मैंने अगला क्वेश्चन किया था डॉक्टर, वो जो शब्द है एक आपका विदेशज शब्द है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, अब इसी में और क्वेश्चन पूछा जाएगा शब्द की शुद्धि करने के लिए। एक क्वेश्चन जरूर आता है कि शब्द की शुद्धि कीजिए, शब्द को कैसे सही ढंग से लिखा जाता है। जैसे एक ही शब्द रहेगा, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा गया है निरोग, निरोग ऐसे लिखा जाएगा। फिर हो सकता है कि निरोग ऐसे लिखा गया हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निरोग इस तरीके से लिखा गया हो। फिर आपको निरोग इस तरीके से लिखा गया हो। किसी भी तरह से करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, या ये सही होगा। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, ये सही होगा, ठीक है बच्चों। निरोग ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें? शब्द शुद्धि में, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन होगा बाबू कि वाक्य शुद्ध करें, यानी कि 4 तरह से सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि गीता ने गीत गाया, गीता ने गीत गाया, या गीता ने गीत गाई, या गीता गीत गाया, गीता गीत गाई। ध्यान दीजिएगा, तो 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको बताना होगा कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो देखिए गीता ने गीत गाई, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। फिर है गीता गीत गाया, गीता गीत गाया, बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि गीता गीत गाई, ये भी गलत है। गीता गीत गाया नहीं हो सकता है, गीता गीत गलत दिखा है, नहीं तो सही हो जाता। गीता ने गीत गाया, ये सेंटेंस आपका सही है। अब आप सोच रहे होंगे गीता लड़की है और गाया है, कैसे होगा। बाबू आप बात को समझो कि गीत के बाद जो कर्ता का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद जो वर्ड आता है, जो क्रिया आती है, उसके अनुसार आपको आगे लिखा जाता है। यानी यहाँ का जो इस क्रिया का संबंध गीता से नहीं है बल्कि गीत से है।
तो गीत गाता चल, ध्यान देना होगा कि गीत जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है, जिसके चलते यहाँ पर गाया है। अगर यहाँ पर ने नहीं लिखा होता तो लिख सकते थे गीता गीत ऐसे करके उस साइड से, और गाई सही हो सकता। गीता गीत गाई सही है, गीता ने गीत गाया ये भी सही है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाक्य विचार हो गया। उसका उपसर्ग, उपसर्ग में क्या पूछा जा सकता है? उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद लगता है। आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बुढ़ापा, ध्यान देना होगा बच्चों, बुढ़ापा लिखा हुआ है, इस बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। ठीक है, बुढ़ापा में क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पे लिखा हुआ है निरोग, निरोग जिसमें एक निर उपसर्ग है, ध्यान देना होगा बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से बच्चों, क्या है? स्वागतम, क्या लिखा है बच्चों? स्वागतम। अब पूछा जाएगा कि स्वागतम या स्वागत, छोड़िए ना, संस्कृत में नहीं, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपसे पूछा जा सकता है स्व, आपसे पूछा जा सकता है सु, या ऑप्शन दिया रहेगा आपका सु, फिर ऑप्शन दिया रहेगा कि स, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका सही रिप्लाई होना चाहिए सु, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए आगे समझते हैं। प्रत्यय बता ही दिया मैं, बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उपसर्ग और प्रत्यय यहां तक तो डील हो गया। अब हम संधि पर बात करते हैं। यानी कि देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं नंबरिंग कर देता हूं। शब्द विचार से आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाक्य शुद्धि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उपसर्ग से 1, प्रत्यय से 2, संधि से भी 3 क्वेश्चन, समास से भी 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं संधि से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये मैं इसे मिटा रहा हूं आपको। आइए समझते हैं कि संधि से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे आप पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए और बताया जाए कि नीर प्लस जन से कौन सा संधि बनेगा, यानी कि नीर और जन से कौन सा संधि बनेगा, यानी कि इसका संधि करें। 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक संधि करें और दूसरा संधि विच्छेद करें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब संधि करें, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेगा संधि विच्छेद करें। संधि इसका क्या होगा? तो इसका संधि होगा बच्चों निर्जन। क्या होगा बाबू? निर्जन। ठीक है, और इसका क्या होगा? सु प्लस आगत इक्वल टू स्वागत। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना होगा। और इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि निर्जन कौन सा संधि है, निर्जन कौन सा संधि है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताना होगा बच्चों कि ये एक विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है। संधि 3 तरह के होते हैं, डिस्कस करेंगे हम इसके टॉपिक में। ठीक है, स्वागतम या स्वागत है तो सु प्लस आगत से बना हुआ है स्वागत। ये कौन सा संधि है आपको बताना होगा। ये कौन सा संधि होगा बच्चों? तो ये होगा आपका स्वर संधि। ठीक है, ऊपर में दिया गया है नीर प्लस जन, ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। है अगला समास। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिलोक कौन सा समास है, या आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशूल, या आपसे पूछा जा सकता है पंचवटी, या आपसे पूछा जा सकता है यथासंभव। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो आपको संधि का नाम बताना होगा जिसमें फर्स्ट लेटर, यानी कि जिसका फर्स्ट लेटर अगर संख्यावाचक हो तो उसे हम
कौन सा संधि कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो ध्यान देना होगा, त्रिलोक, त्रिशूल, पंचवटी जो होगा ये सब द्विगु समास हो जाएंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट, यथासंभव और प्रतिदिन, जिसके शुरू में, जिसके स्टार्टिंग में, ध्यान देना होगा कि जिसके स्टार्टिंग में यदि यथा लगा हो, प्रति लगा हो, ये तो यथा और प्रति क्या कहलाते हैं? बोलिए, अव्यय कहलाते हैं। ध्यान रखना होगा कि जिस शब्द के स्टार्टिंग में अव्यय लगा होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसलिए यथासंभव और प्रतिदिन अव्यय भाव समास होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट, यहां पर हम संधि समझ लिए और समास भी समझ लिए। नेक्स्ट में लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय करें मतलब आपके पास कोई वर्ड दे दिए जाएंगे, जैसे दिया जाएगा आंख, या आपके पास वर्ड आ जाएंगे आंसू। ठीक है, ये कौन से शब्द हैं? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? याद रखना, आंख स्त्रीलिंग है और आंसू पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे उसकी आंखें जल गई, या उसकी आंखें छोटी छोटी है। ध्यान देना, आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में, यह जो भी हो, तो ध्यान देना होगा टपका, याद रखना होगा, वो जो शब्द होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा, आंसू छलक पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, लिंग निर्णय करेंगे विपरीतार्थक शब्द। देखिए, विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा, विपरीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी उल्टी बुद्धि। ठीक है, तो विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर मैं कहूं आकाश का उल्टा क्या होगा, आपको बताना होगा, आकाश का उल्टा पाताल होगा। ठीक है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाएं दाएं, इस तरह से विपरीतार्थक शब्द जानना होता है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उसे कहते हैं बच्चों, इसके एक शब्द के कोई और भी नाम से जाना जा सकता हो। जैसे अगर मैं कहूं कि सूर्य को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सूर्य को भास्कर, दिवाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए दिवाकर और भास्कर सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे का मतलब होता है बच्चों कि बोल किसी पर, यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसा स्टाइल, ध्यान रखना होगा, हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसा बातें कही गई, कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिए गए, कुछ ऐसा वर्ड दिया गया जिसका कोई ना कोई एक अर्थ निकलता होगा। जैसे मैं कह रहा हूं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक मुहावरा है, या कहावतें भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम ईद के चांद हो गए हो। ईद का चांद होना मतलब कभी कभार दिखाई देना। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आसमान से तारे तोड़कर लाना, आसमान से तारे तोड़कर लाना, 9 2 11 हो जाना। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका सही अर्थ क्या होगा। 4 अर्थ आपको दिए रहेंगे, आपको बनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह जो सर्वशक्तिमान हो, अर्थात वह जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान। ठीक है, वह व्यक्ति जिसका वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो, क्या कहलाता है बताइए? विधुर। विधुर उसको बोलते हैं। वो औरत जिसका पति मर जाता है क्या कहते हैं? विधवा। इस तरह से अनेक शब्दों के एक शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, इससे क्वेश्चन आना ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ अलग, यानी कि क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल और अलंकार। ठीक है, काल से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिया विशेषण से भी 1 नंबर का, क्रिया से भी, विशेषण से भी, इससे भी और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलंकार पर डाउट है, आ भी सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि अलंकार अगर हिंदी आपने पढ़ा, अलंकार नहीं पढ़ा तो आपका हिंदी अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अलंकार करता क्या है कि शब्द को अलंकृत करता है। अगर मैं कहूं कि तुम
ध्यान देना, अगर मैं कहूं आपसे कि तुम्हारे पिताजी शेर के समान बहादुर हैं, अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं तुम्हारे पिताजी बहादुर हैं, अगर मैं कहूं तुम्हारे पिताजी शेर की तरह बहादुर है, यही अलंकार है। ठीक है, यही क्या है? अलंकार है। अलंकार क्या करता है कि शब्द को थोड़ा सा इंप्रूव करता है, शब्द को थोड़ा सा अलंकृत करता है, थोड़ा सा उसका मतलब कह सकते हैं कि सुसर्जित करता है और थोड़ा सा उसमें फोकस करता है, ताकि वो शब्द जो है एक वेटेड बन जाता है, भारीपन बन जाता है, उस शब्द को बोलने में मजा आता है, या शब्द को हम एक अच्छे तरीके से सुसर्जित करके बोल लेते हैं, या उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब समझते हैं पाठ्य पुस्तक, जिससे 20 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक को, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। देखिए, लिखा हूं मैं पाठ्य पुस्तक इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा आप लोग बच्चों। पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक में 2 भाग होंगे, एक भाग होगा आपका गद्य भाग और दूसरा होगा आपका एक पद भाग। ध्यान रखिए, गद्य भाग और एक पद भाग। तो सबसे पहले मैं गद्य भाग को टच कर रहा हूं, यानी कि गद्य भाग आपका ये हो गया। गद्य मतलब होता है कहानी, समझ गए ना, यानी कि जो एक काव्य सेक्शन जिसको हम कहते हैं पोएट्री सेक्शन और एक प्रोज सेक्शन। तो ये मैं प्रोज सेक्शन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को देखने से आपका कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर तक का क्वेश्चन मैं आपका डील कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें। ठीक है, आइए देखते हैं गद्य भाग का पहला चैप्टर, यानी कि पाठ का नाम और लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिलेबस में ही आपको ये टच करा दिया कि पाठ का नाम और उसके लेखक। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा? एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि पाठ का नाम दिया रहेगा और उसके लेखक का नाम लिखना होगा, या लेखक का नाम दिया रहेगा और पाठ का नाम लिखना होगा, यानी कि उसमें से चूज करना होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, उसमें से आपको चूज करना होगा। यानी कि इससे क्वेश्चन कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट इससे पूछा जा सकता है, 3 नंबर तक। उसके बाद वो पूछा जा सकता है कि बातचीत जो है इसमें क्या बताया गया है, बातचीत का मेन आइडिया क्या है, एक बातचीत है क्या, एक बातचीत क्या है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे, पहला जो है बातचीत एक निबंध है, जिसमें बताया गया है बच्चों कि आपके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, एक शुद्ध वचन कैसे बोला जाता है, एक सही डायग्राम से कैसे बोला जाता है, एक सही कन्वर्सेशन बातचीत क्या होती है। देखते हो कि एक मनुष्य की पहचान उसके बातचीत से होती है, यानी कि पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे वालों की पहचान यही होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बातचीत करने का ढंग या वो जो शब्द को पिरोते हैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग शब्द होता है, बहुत ही अच्छा शब्द होता है और किताब से जुड़ा हुआ शब्द होता है, साहित्य से रिलेटेड वर्ड होते हैं। ठीक है, और एक जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो लोकल वर्ड का प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि एक सही बातचीत क्या होता है, एक वाक्य पटुता क्या होती है, बात करने की चतुराई कैसे सीखी जाती है, इस चैप्टर में डील किया गया है। जिसके राइटर कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कड़क उसने कहा था, यानी उसने क्या कहा था। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर जो है उसने कहा था, उसने कहा था, क्या कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है, उसने कहा था। ठीक है, इसमें को एक काव्य खंड दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसको एक ऐसे तराजू में तौला गया है बच्चों, ध्यान देना होगा, जिसमें एक जीवन की आत्मिक कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसने कहा था, एक प्रेम भरी कहानी को इसमें प्रकट किया गया है। मैं पूरा बात नहीं चर्चा करना चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण की दी हुई भाषण, जिसने संपूर्ण देश में क्रांति फैला दिया था। इनका भाषण आप जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर को, इतना धांसू चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। संपूर्ण क्रांति, यानी कि संपूर्ण क्रांति मतलब जयप्रकाश नारायण का एक ऐसा भाषण जिसने पूरे देश में क्रांति, संपूर्ण देश में क्रांति मचा दिया था। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अर्धनारीश्वर एक कल्पित कथा है। ध्यान देना होगा बच्चों कि ये एक कल्पित कथा है, जिसमें आधा शिव और आधा जैसे नर और नारी की आधा आधा की चर्चा की गई। अर्धनारीश्वर, अर्ध मतलब आधा, नारीश्वर
नारी ईश्वर, यानी कि अर्ध नारी में ईश्वर, शंकर के चरित्र चित्रण, इसमें भगवान शंकर का चरित्र चित्रण किया गया है, जिसमें आधा नर और आधा नारी की चर्चा की गई है। ठीक है। रोज ध्यान देना होगा, रोज सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ध्यान देना होगा। ये चैप्टर जो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अर्ध नारीश्वर रामधारी श्री दिनकर जी का लिखा हुआ है, जिनको ध्यान रखना होगा, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, रामधारी श्री दिनकर, एक ऐसे कवि जो चिंगारी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। और उनकी रचना है अर्धनारीश्वर, बहुत ही कल्पित कथा है। ठीक ना। रोज, रोज क्या है ध्यान देना होगा। रोज जो है यह सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का चैप्टर है, यानी कि उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये एक पाठ है। अब सोचेंगे रोज आखिर ये है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रोज क्या है। तो इसमें एक गृहिणी की चर्चा की गई है, जो कि अपने सामाजिक, अपने दिन को रोज रोज यानी कि कैसे कैसे दिन प्रतिदिन कटाते जा रही है, सामाजिक दृष्टिकोण से, एक मानसिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक वातावरण से अपने आप को कैसे कैसे अपने आप को आगे की ओर बढ़ा रही है, इसमें एक यही कथा दिया गया है। कह रहा कि एक लेख और एक पत्र, ये तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक लेख लिखते हैं और एक पत्र लिखते हैं सुखदेव जी के पास, सुखदेव सिंह जी इनका नाम था। ध्यान देना होगा, बढ़िया से चैप्टर को पढ़िए। ध्यान देना बच्चों। अगला है कि वो सदा नीरा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, और इसमें गंडक नदी को आधार मान करके इस चैप्टर को लिखा गया है। यानी कि इसमें गंडक नदी की चर्चा की, गंडक नदी के आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। सिपाही की माँ, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, जिसमें एक माँ बेटी का आशा रहता है अपने भाई और अपने बेटे से। ध्यान देना होगा, एक माँ के बेटे और एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है, जिसका बेटा जो है सिपाही में है, और उसके आने पर घर की पूरी तकदीर टिकी हुई होती है। तो ध्यान रखना होगा, इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िएगा कि एक सिपाही की माँ, यानी कि सिपाही की माँ, जिसके किसने लिखा है इसको बच्चों? मोहन राकेश ने लिखा है। इस चैप्टर को किसने लिखा है? मोहन राकेश। ध्यान। अगला है आपका प्रगीत और समाज। प्रगीत, प्रगीत, गीत जो है उसके बारे में चर्चा की गई इसमें, और समाज के बारे में चर्चा की गई। ठीक है। जिसको लिखे कौन है? नामवर सिंह जी लिखे हैं। क्या नाम है उनका? नामवर सिंह। ध्यान रखना होगा, नामवर सिंह। जूठन, एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को, आपके हृदय को और आपके आंखों में आंसू भर देने वाली कहानी जूठन है, जिसमें एक मतलब कि क्या कर सकते हैं, एक पहले के जमाने में जो जमींदार होते थे या राजा महाराजा जी के जैसे होते थे, उन्हीं के घर पर मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो राइटर हैं उनकी मम्मी अपना चर्चा करते हैं कि राइटर की मम्मी जो है, लेखक की मम्मी जो है वहां पर खाना मांगने के लिए जाती है। ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा कहानी बताएगा। वहां पर कहता है कि मतलब कि जूठन तो तुम रोज उठाकर ले ही जाती हो, अब खाना भी मांगती हो, उठाओ ये बर्तन जूठे और लेकर जाओ यहाँ से। यानी कि इस कहानी में एक गरीबी की चर्चा की गई है, एक जमींदार की चर्चा की गई है जो किस प्रकार से एक गरीब को सता रहे हैं, किस प्रकार से जूठन खाने पर मजबूर कर रहे हैं। ध्यान रखना होगा, ये कहानी उसी पर डिपेंड है, जूठन। ध्यान देना होगा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है। कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। ध्यान रखना होगा, इस चैप्टर का राइटर है मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी है। ध्यान देना होगा, इसमें एक डायरी की बात की गई है और डायरी में अपने बारे में लेखक ने लिखा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, अपने दर्द, अपनी कठिनाई और अपने जीवन के उत्कर्ष को इसमें चर्चित किया गया है और लिखा गया है। ठीक है। अगला है तिरीच, उदय प्रकाश का लिखा हुआ। ध्यान रखेंगे तिरीच क्या होता है, समझेंगे थोड़ा सा। मैं तिरीच चैप्टर में क्या लिखा गया है ये मैं आपको जो इसमें चर्चा किया गया, ध्यान रखेंगे कि इसमें जो चर्चा किया गया है बेगानेपन, अकेलेपन या दूर नहीं, सेपरेशन, जुदाई के बारे में चर्चा की गई है। एक मर्मिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, जिसको लिखे हैं उदय प्रकाश जी। और अगला है आपका शिक्षा, इसको लिखे हैं जी कृष्णमूर्ति जी। शिक्षा आप समझते ही हैं कि शिक्षा के बारे में एक वास्तविक शिक्षा क्या होनी चाहिए,
क्या किताबी शिक्षा ही हमारे लिए उपयुक्त है? तो नहीं बच्चों, एक समाज की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा, मानवता की शिक्षा भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो इस तरह का वर्णन इसमें किया गया कि एक शिक्षा का मूल आधार क्या होता है, एक असली शिक्षा क्या कहलाती है, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए और 3 से 4 नंबर पा लीजिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब समझते हैं कि जो 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर का जो विषय निष्ठ यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों ध्यान देना होगा। अभी तो आपने समझ लिया कि जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसको कैसे पूछा जाएगा, यानी कि 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ग्रामर सेक्शन से और 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो पाठ्य पुस्तक है बुक से। ठीक है, अब यहाँ पे समझना होगा कि 25 और 35 कुल मिला करके आपको 60 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, लेकिन नंबर कितने आएंगे? 50 मार्क्स, अर्थात 60 क्वेश्चन 50 अंक के आएंगे। ठीक है, 50 नंबर के आएंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान देना होगा बच्चों कि जो 50 अंक और बचे विषय निष्ठ, तो वो कैसे पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बांटा गया ग्रामर सेक्शन में एक और एक पाठ्य पुस्तक में, यानी कि एक व्याकरण में और एक पाठ्य पुस्तक में आपको बांटा गया। ठीक है, आइए समझते हैं कि जो ग्रामर सेक्शन होगा, जो व्याकरण खंड होंगे उससे 17 अंक का लगभग क्वेश्चन किया जाएगा और जो पाठ्य पुस्तक होंगे उससे 33 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे अब समझते हैं कि जो व्याकरण खंड होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। नहीं तो सबसे पहला होगा एक निबंध, आपको निबंध लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार आ गया, या आपका हो गया शिष्टाचार आ गया, या आपको एक लोकप्रिय कवि आ गया, या समथिंग अभी जो कोरोना वायरस करके आया हुआ है, बहुत बड़ी विपदा आपदा आई हुई है, तो ये एक वायरस के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो इसमें से 4-5 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आप एक कोई भी जो सुटेबल आपको लगे आप लिखना, उस पर आपको 8 अंक मिलेंगे। कम से कम ये जो लिखना होगा वो आपको लिखना होगा 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन, यानी कि पत्र लिखना, जैसे कि माता पिता के पत्र लिखना, भाई बहन के पास लिखना, दोस्त के पास लिखना, या एक और तरह के पत्र आ सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं कि न्यूज़पेपर के संपादक के पास लिखना है। इस तरह से आपसे पत्र पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पत्र लेखन की कला आपको आनी चाहिए। ठीक ना, तो पत्र लेखन आपका एक पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि कितने नंबर का रहेगा बच्चों? तो 5 अंक का ये भी रहेगा। ठीक है, अगला है संक्षेपण या गद्यांश। देखिए, संक्षेपण भी पूछ सकता है या गद्यांश पूछ सकता है। जैसे लिखा रहता है कि नीचे के गद्यांश को पढ़ें और उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर दीजिए, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो एक संक्षेपण मैंने लिखेगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण करें या संक्षेपित करें, या ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि उसमें से चूज करके क्वेश्चन लिखना पड़ता है। नहीं अगर आप उसको बनाने का मन होगा तो आप संक्षेपण को बनाइएगा। संक्षेपण में होता क्या है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई बड़ा आर्टिकल लिखा गया हो और उस बड़े आर्टिकल को सबसे पहले आप काउंट कर लेना, चाहे वो कितने भी शब्द में हो, 1 2 3 4 करके ऐसे काउंट कर लेना। मान लो कुछ भी आया, मान लेते हैं कि 210 आया या 270 आया, 280 आया या 300 आया, कुछ भी आ सकता है। उसको क्या करना कि वर्ड बाई 3 कर देना, यानी कि 3 से भाग दे देना उसमें। ठीक है, भाग देने के बाद जितने वर्ड शेष बचेंगे उतने ही वर्ड में उस पूरे संक्षेपण के सारांश को लिख देना होता है। जब आप उसको लिख दोगे तब आपका सही संक्षेपण निकलेगा, यानी कि आपका वो करेक्ट माना जाएगा। दूसरी बात, लिखने से पहले आप उस सारांश को, आप उस गद्यांश को पढ़ करके आप उसका एक सुटेबल टाइटल निकाल लीजिएगा, सुटेबल शीर्षक निकाल लीजिएगा कि आखिर ये जो
सारांश है, आखिर ये जो गद्यांश है वो किस बिंदु पर फोकस कर रहा है, उस बिंदु को लाकर के पहले खड़ा कर देना है और लिख देना उसका शीर्षक। लिखने के बाद आप इसको संक्षेपित करें और नीचे कुल शब्द लिखें और उसका संक्षेपित शब्द लिखें, जिससे आपका नंबर अच्छा आ सकता है। ऐसे मान के चलते हैं कि 300 वर्ड आपका हुआ और आप 3 से इसको बांट दीजिए, 100 हुआ, ठीक है। अब 100 शब्द सबसे पहले ऊपर मान के कहते हैं कि किसी बिंदु पर आप लिखें और उसका आपका शीर्षक निकला कि मान के चलते हैं कि आपका शीर्षक निकला भ्रष्टाचार, ऐसे निकल सकता है, भ्रष्टाचार निकल गया, तो आप शीर्षक यहाँ पर दे देंगे कि शीर्षक क्या है, तो भ्रष्टाचार हमारा शीर्षक हो गया, इधर से कर देंगे, शीर्षक हमारा क्या होगा, भ्रष्टाचार हो गया। अब हम उसके बारे में यहाँ लिख दिए, 100 वर्ड में आप लिख दिए। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि नीचे लिखेंगे कुल शब्द, ऐसे करके वो कुल शब्द 300 और संक्षेपित शब्द जो आपके रहेंगे, संक्षेपित शब्द वो कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है बच्चों। आप इस तरीके से लिख सकते हो, कुल शब्द और संक्षेपित शब्द को ऐसे लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया आपका मार्क्स मिलेगा, यानी कि 4 में 4 भी आपको आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना होगा। अब हम क्या समझेंगे कि पाठ्य पुस्तक की तरफ चलेंगे, यानी कि पाठ्य पुस्तक से कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो जान लें बच्चों कि हिंदी के आपको 2 बुक पढ़ने हैं, पाठ्य पुस्तक में 2 बुक पढ़ने हैं। एक दिगंत भाग 2 पढ़ना है आप लोगों को और दूसरा हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा, ये दूसरा बुक आपको पढ़ना है। और एक तीसरा बुक आपको ग्रामर का, कोई भी व्याकरण का बुक आप लेकर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई बिहार सरकार ने आपको नहीं बताई है कि यही ग्रामर का बुक लेकर पढ़े, व्याकरण का कोई भी बुक लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दिगंत भाग 2 और हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा सेम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आइए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों की व्याख्या करें, ठीक है, व्याख्या करें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब व्याख्या करें कैसे पूछेगा, ध्यान देना होगा थोड़ा सा। देखिए गद्य भाग से और पद भाग से व्याख्या पूछा जाएगा, यानी किससे, इससे, दिगंत भाग 2 बुक से पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें एक गद्य भाग होगा, पद भाग होगा। गद्य भाग जिसको कहानी हम लोग कहते हैं, प्रोज सेक्शन, और ये हमारा हो जाएगा पोएट्री सेक्शन, ठीक है बच्चों। आप देखें अब क्या होगा कि गद्य भाग से 3 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, मतलब 3 लाइन आपको दिया जाएगा, एक क, ख और ग। उसमें से आप तीनों में से आपकी मर्जी, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन जब कीजिएगा तो आपका वो अंक रहेगा 4 मार्क्स का, यानी कि 4 अंक का वो प्रश्न रहेगा, आपको 4 अंक आपको उसमें मिलेंगे। आपको व्याख्या करना कैसे होता है, जैसे आपको लाइन दिया गया है, आप उस लाइन को लीजिए और लिखिए कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वो दिगंत भाग 2 के इस चैप्टर से लिया गया है, माने कि इस माने बातचीत पाठ से लिया गया है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जो भी हो, आप उसको लिखिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि अब वहां से अपना लाइन की व्याख्या कर लीजिए। ये आपका सही टेक्निक होगा, ये लिखने का एक सही तरीका होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए समझते हैं। फिर वही पद भाग में 3 दिया रहेगा, जिसमें से एक को लिखना होगा और 4 अंक का रहेगा। इसमें भी मान लेते कोई पंक्ति दिया गया है, कोई लाइन दिया गया है और उस लाइन को आपको लिखना होगा कि दिगंत भाग 2 से लिया गया है। दिगंत भाग 2 का ये पंक्ति है, चैप्टर का नाम लिखिएगा, चैप्टर कौन लिखे उसका नाम लिखिएगा, कवि का नाम लिखिएगा। उसके बाद कवि इसे लाइन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बात आपको बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आइए समझते हैं। तो 4 4 8 अंक तो हमारे हो गए संक्षेपण में, ध्यान देना होगा। अब आगे होगा एक लघुत्तरीय प्रश्न। ये लघुत्तरीय प्रश्न मतलब छोटे छोटे प्रश्न जिसका जवाब आप कितने अंक में दे सकते हैं, तो 40 से 60 शब्दों में आप दे सकते हैं। 40 से 60 शब्दों में आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं होता, 2-2 नंबर का रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न 8 या 10 आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है जो 10 अंक का रहेगा, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब लंबा क्वेश्चन। इसका जवाब आप लगभग 100 से 100 शब्दों में दे सकते हैं। 100 शब्द
या उससे कुछ इधर उधर हो भी सकता है, 100 से थोड़ा आगे भी जा सकता है या 2-4 शब्द पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देख उधर ये प्रश्न कम से कम आपको 100 शब्दों में लिखना होगा, 100 शब्द से कम मत लिखिएगा, ठीक है बच्चों, 100 शब्द तक आप लिखिएगा। इसमें भी गद्य भाग से 2 में से 1 क्वेश्चन लिखना है, यानी कि इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया 3 भी हो सकता है, 3 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई आप एक लिख लेना। उसके बाद आपका पद भाग होगा, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 1 प्रश्न लिखने हैं। और हिंदी भाषा और साहित्य की कथा और साहित्य की कथा से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन लिखना होगा। और सभी क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और दीर्घोत्तरीय से पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय से पूछा जाएगा, और एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करें, यह जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको 8 अंक का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 33 अंक का क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा और 17 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और ये कुल मिलाकर के 50 अंक आपके हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग अपने इस सिलेबस को बढ़िया से पढ़े होंगे, बढ़िया से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा, कहीं कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए और उसका आंसर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।